tek gayem vardı. Yurdumu atam Süleyman Şah'ın taşıdığı yerden... Değilim abi. Senin kadar güçlü, yürekli değilim. Elimden gel. Sana. Muhafız! Müsaade etmeyeceğim. Sabah beylik toyu kurulacak. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में तुर्गत असलान के पास जाकर उसे अर्तुगरुल का पैगाम देता है। असलान कहती है, उन लोगों की ये जुर्रत कि उन्होंने हाकिम आला पर तलवार उठाई। तुर्गत कहता है, अर्तुगरुल साहब कल तुर्क सरदारों की दावत में संजार का फैसला करेंगे। असलान कहती है, बहादुर किसी फैसले को नहीं मानेगा तुर्गत अल्प, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करेगा। मुझे तब से याद है जब वो एक दफ़ा मेरे बाबा के खिलाफ खड़ा हो गया था। तुर्गत कहता है, अर्तुगरुल साहब ने कहा है कि आप नए सरदार का इंतखाब मुलतवी कर दो और सबको बता दो कि यह अर्तुगरुल साहब का हुक्म है। काई कबीले में हलीमा अर्तुगरुल को कहती है, धुंधार ने गलती की है, लेकिन आपको उसके लिए इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। अर्तुगरुल कहता है, बहुत सी बड़ी ताकतें हमें अपने मकसद से हटाने पर लगी हुई हैं, लेकिन धुंधार अभी इससे वाकिफ नहीं है। उसने जो गलती की है इसकी उसे जरूर सजा मिलेगी। दूसरी तरफ बहादुर सादुद्दीन के पास पहुंच गया था और उसे कहता है, उस अर्तुगरुल ने मेरे सामने मेरे दो सिपाहियों को ज़बह कर दिया। मुझे इजाज़त दें कि मैं उसे भी ज़बह करके उसकी लाश जानवरों को खिला दूं। सादुद्दीन कहता है, हमें अच्छा लगे या ना लगे, अर्तुगरुल इस इलाके का हाकिम आला है। अगर तुम उसके खिलाफ खड़े हो गए तो तुम्हें इसके नताज भुगतना पड़ेंगे। अभी तुम भूल जाओ और सब्र करो। बहादुर कहता है, हत्ता कि कुत्ता भी ये हजम नहीं कर सकता जो उसने किया है अमीरी हजरत। मुझे इजाज़त दें कि मैं उसका सर उतार दूं। सादुद्दीन कहता है, अपने गुस्से को काबू करो बहादुर साहब, जल्द मुझे सुल्तान कोनिया बुला लेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुम क्या करोगे? अर्तुगरुल हाकिम आला है, क्या वो तुम्हें इस इलाके में रहने देगा? बहादुर कहता है, मैं समझ गया अमीरी हजरत। फिर सादुद्दीन कहता है, अब तुम कबीले जाओ और कल सुबह जिरगे के लोगों को इकट्ठा करके जावदार कबीले के सरदार बन जाओ। अगर तुम सरदार बन गए तो अर्तुगरुल तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकेगा। फिर बहादुर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुगरुल ने धुंधार को अपने पास बुलाया हुआ था और उसे कहता है, जब मैं सरदार वाली जगह पर बैठता हूँ तो मेरा सिर्फ एक मकसद होता है कि मैं अपने कबीले को उससे आगे लेकर जा सकूं जहाँ मेरे बाबा सुलेमान शाह ने इसे छोड़ा था। लेकिन तुमने क्या किया? तुम अपने सरदार की याद को दफन करके यहाँ से भागना चाहते थे। धुंधार कहता है, आप मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे कबूल है भाई। मैं आप जितना ताकतवर और बहादुर नहीं हूँ। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। फिर आयमा खातून आगे आकर कहती हैं, अगर इसने गलती की है तो इसमें हम भी शामिल हैं बेटा। अर्तुगरुल कहता है, आप इस मामले से दूर रहें वालदा, जो सरदार होता है सारी जिम्मेदारी उसी पर आती है। ये सुनकर हायमा खातून पीछे हो जाती हैं। फिर अर्तुगरुल धुंधार को कहता है, तुम हमारे मकसद से बिल्कुल आगाह नहीं हो धुंधार। धुंधार कहता है, और मैं क्या करता भाई, डाकू ताजरों के काफिलों पर हमले कर रहे थे और इसने आकर मुझे धमकी दी थी कि वो रूम के ताजरों को बाजार आने से रोक देगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अर्तुगरुल कहता है, तुम जानते हो आरिस कौन है? ये वो आदमी है जिसने मेरे लिए जाल बिछाया था और हमारे सिपाहियों को शहीद कर दिया था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, ये बात राज में रहनी चाहिए, अभी हम सब्र करेंगे, वक्त आने पर हर चीज का हिसाब लेंगे। फिर धुंधार कहता है, यह शर्म मेरे लिए बहुत ज्यादा है भाई, मुझे हुक्म दे कि मैं उस कमीने आरिस का सर उतार कर अपनी गलती की तलाफी कर सकूं। अर्तुगरुल कहता है, मैं उन आदमियों के साथ लड़ूंगा जो दिल से मेरे मकसद के साथ हैं, लेकिन इस लड़ाई में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपना सामान इकट्ठा करो और फौरन मेरे भाइयों के कबीले में चले जाओ और उन्हें बताओ कि आपका भाई अर्तुगरुल जिंदा है और वो गम न मनाएं। तुम तब तक वापस इस कबीले में नहीं आना जब तक मैं तुम्हें पैगाम न भेजूं। धुंधार कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर अर्तुगरुल उसे जाने को कहता है
और धुंधार रोते हुए खेमे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जैसर में आरिस का आदमी योर्गो बाहर आ गया था। इतने में अर्सिस उसके सामने आ जाता है। इस तरह अर्सिस उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुल ने अपने खेमे में खास लोगों को बुलाया हुआ था जो उसके मकसद पर कायम रहे थे। अर्तुल उन सब का शुक्रिया अदा करता है। फिर अर्तुल उनको बताता है कि मेरे लिए जिसने जाल बिछाया था और हमारे सिपाहियों को शहीद कर दिया था वो आरिस है। यह सुनकर सब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं हमें फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए और किले जाकर उसका सार उतार देना चाहिए। अर्तुल कहता है मैं उसे उसके अपने ही किले में काबू करूंगा और उसे झूठों के पीछे छुपने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अर्सिस ने कमांडर योर्गो को बेहोश कर दिया था। इतने में 2 सिपाही वहां आते हैं और उसे बेहोश देखकर कहते हैं चलो किले जाकर खबर देते हैं। इतने में अर्सिस उनके सामने आ जाता है। इस तरह अर्सिस उन दोनों को मार देता है और योर्गो को घसीटकर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है मैं सुल्तान की तरफ खत लिखकर उन्हें हर चीज से आगाह करूंगा और फतह का फरमान आते ही हम पूरी तैयारी कर लेंगे। वामसी पूछता है हमें आज ही उस आरिस का सर क्यों नहीं उतार देना चाहिए। अर्तुल कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि सादुद्दीन का भी इसमें कोई हाथ तो नहीं है और इसके अलावा मैं मेहमान बनकर किले जाऊंगा और वहां का अच्छी तरह से जायजा लूंगा ताकि जब हम किला फतह करने जाएं तो आसानी हो। जावदार कबीले में बहादुर कहता है तो कल अर्तुल सब तुर्क सरदारों के सामने हमारा फैसला करेगा। देखते हैं कि वो क्या फैसला करता है। संजार कहता है उसने सबके सामने हमारी बेइज्जती की बाबा, हमें कल की दावत में ना जाकर उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। बहादुर कहता है हर चीज का एक वक्त होता है संजार, मैं तुमसे ज्यादा बेचैन हूँ उसका सार उतारने के लिए। अभी उसे हुक्मरानी करने दो, वक्त आने पर हर चीज मेरे हाथ में होगी। फिर राजा कहती है कल सुबह बहादुर साहब जावदार कबीले के सरदार बन जाएंगे, फिर अर्तुल कुछ भी नहीं कर सकेगा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है बहादुर साहब असलान खातून आपको बुला रही हैं। यह सुनकर वो उठ खड़ा होता है। कारा जैसर में अर्सिस ने कमांडर योर्गो को एक घोड़ा गाड़ी में छुपा दिया था और उसे लेकर वहां से रवाना हो जाता है। जावदार कबीले में बहादुर मरकजी खेमे में पहुंच जाता है और सबको सलाम करता है। असलान कहती है बैठे बहादुर साहब, मैं सब जगह के आदमियों से सलाह मशवरा करना चाहती थी और आपको भी इसमें शामिल करना चाहती थी। बहादुर बैठ जाता है। फिर असलान कहती है अर्तुल साहब के हुक्म पर मैंने हमारे कबीले का जिरगा मुलतवी कर दिया है। अब नए सरदार का इंतखाब तब होगा जब आपका कबीला यहाँ मुंतकिल हो जाएगा। बहादुर कहता है मैं इस फैसले को नहीं मानता, कल सुबह नए सरदार का इंतखाब जरूर होगा। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है, लेकिन जिरगे के सब आदमी उसके सामने खड़े हो जाते हैं। बहादुर कहता है तुम सब बुज़दिल हो। सब जिरगे के लोग कहते हैं हम अर्तुल साहब का साथ देंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और वो हमारे हाकिम आला भी हैं। बहादुर कहता है जल्द या देर से सरदार का इंतखाब जरूर होगा और मैं सब जावदार वालों का सरदार बन जाऊंगा। अब जो आदमी मुझ पर एतमाद करते हैं वो मेरे पीछे आए और बाकी सब पर शर्म है। यह कहकर बहादुर वहां से चला जाता है और सिर्फ 3 आदमी उसके पीछे बाहर चले जाते हैं। काय कबीले में हाइमा खातून अपने बेटों को याद करके रो रही थीं। इतने में अर्तुल वहां आ जाता है और कहता है मैं धुंधार को गलती का एहसास दिलाना चाहता हूँ। कुछ अरसे बाद मैं उसे वापस बुला लूंगा और उसे एक जरूरी जिम्मेदारी दूंगा। कारा जैसर में मारिया आरिस के पास पहुंचती है और उसके पास बैठकर कहती है आप कई दिनों से नहीं सोए हुजूर, मैं खौफजदा हूं कि आपका गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आरिस कहता है अर्तुल वापस आ गया है मारिया, अब मेरे लिए कोई नींद नहीं है। जब तक मैं अर्तुल को मार न दूं तब तक कोई आराम नहीं करूंगा, मुझे हर वक्त तैयार रहना होगा मारिया। इतने में कमांडर अंदर आकर कहता है हुजूर किले के सामने 2 सिपाहियों की लाशें मिली हैं। आरिस पूछता है किसने मारा उन्हें। कमांडर कहता है ये हम नहीं जानते हुजूर, हमें कोई निशान नहीं मिला। आरिस कहता है किले के हर कोने की तलाशी लो, आज कोई भी नहीं सोएगा, आप दफा हो जाओ यहाँ से। कमांडर के जाने के बाद आरिस कहता है या तो अर्तुल जानता है कि मैंने उसके लिए जाल बिछाया था या फिर वो मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। फिर आरिस गुस्से से अर्तुल की तलवार फेंक देता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन हल्ली बाजार में मौजूद था और गोख्तू को कहता है अर्तुल वापस आ गया है, अब सुल्तान जल्द मुझे कोनिया बुला लेंगे, कल सुबह हम आरिस की तरफ जाएंगे। जल्द या देर से अर्तुल जान लेगा कि आरिस ने उसके लिए जाल बिछाया था, फिर वह सुल्तान के हुक्म से किले पर हमला कर देगा, लेकिन मैं उसे ये इनाम हासिल नहीं करने दूंगा। अब जो कुछ भी हो सका वो मैं करूंगा
اور جس کے ساتھ بھی ملنا پڑا اس سے ملوں گا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی حنلی بازار کی طرف روانہ تھے۔ اتنے میں ان کے سامنے ایک برقع پوش شخص کھڑا ہو جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے سپاہیوں اسے گھیرے میں لے لو۔ پھر ارطغرل اس سے پوچھتا ہے بولو کون ہو تم؟ ارشد اپنی چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ ارطغرل اسے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور پھر پوچھتا ہے خیر ہے ارشد؟ ارشد کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو پکڑ لیا ہے جو ہمارے لیے جال بچھانے والے آدمیوں میں شامل تھا۔ اس کے پاس کچھ ضروری معلومات ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے کہاں ہے وہ؟ ارشد کہتا ہے میرے ساتھ آئیں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ Allah'a, kitaba, kutlu sancağa, gök pusata and olsun. Bunu almadan durmayacağım. Nizam-ı alem, burayı İslam kılacağız. Hayırlara vesile olsun. Buyur Bahadır Bey, hayrını gör. Hepimiz için hayırlı olsun Emir Hazretleri. Ertuğrul. Ertuğrul. السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل واپس قبیلے میں پہنچ گیا تھا اور وہ حنلی بازار بچانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں وہ تیزی سے حنلی بازار کی طرف رواں دواں تھے۔ ارطغرل دل میں کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک ان لوگوں سے حساب نہ لے لوں جنہوں نے ہمارے لیے جال بچھائے اور ہمارے ساتھ غداری کی۔ میں ظالموں کے لیے ڈراؤنا خواب بن جاؤں گا اور مظلوموں کے لیے امید پیدا کروں گا۔ دوسری طرف حنلی بازار میں آرس کا انتظار ہو رہا تھا۔ سعد الدین گوکتو سے پوچھتا ہے آرس کہاں ہے؟ گوکتو کہتا ہے وہ تو حنلی بازار لینے کے لیے بے چین تھا، اس کے آنے میں تاخیر اچھی علامت نہیں ہے۔ اتنے میں آرس وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے گورنر صاحب۔ آرس کہتا ہے ایک مسئلہ سامنے آ گیا تھا، مجھے جلد واپس جانا ہے، اس لیے یہ کام جلد ختم کر لیں۔ سعد الدین کہتا ہے اتنی جلدی کیا ہے آرس؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہو، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ پھر آرس بیٹھ جاتا ہے۔ گوکتو کہتا ہے امیری حضرت معاہدہ تیار ہے۔ سعد الدین کہتا ہے اعلیٰ، لے آؤ۔ گورنر آرس جلدی میں ہیں۔ دھندار اور بہادر کے آگے معاہدے کا ایک ایک کاغذ رکھ دیا جاتا ہے اور وہ دونوں اپنی اپنی مورے نکال لیتے ہیں۔ پھر سعد الدین کہتا ہے دھندار صاحب، اس معاہدے کے مطابق بہادر صاحب اس وعدے کے ساتھ وفادار رہیں گے جو ارطغرل صاحب نے تاجروں کے ساتھ کیا تھا، اور گورنر آرس ایک ماہر تاجر کو یہاں لائیں گے جو ان کی مدد کرے گا۔ آرس کہتا ہے اور میں اس وعدے پر قائم رہوں گا جو میں نے ارطغرل صاحب کے ساتھ کیا تھا۔
मैं रूम के ताजरों को इस बाजार में तिजारत करने के लिए आमादा करूंगा। इसके बाद बहादुर अपने आदमियों को इशारा करता है तो वो सिक्कों वाला संदूक धुंधार के सामने रख देते हैं। धुंधार सिक्के देखकर खुश हो जाता है। फिर बहादुर और धुंधार कागजों पर मोहर लगा देते हैं। इतने में अर्तुल भी हंदी बाजार में पहुंच जाता है। बाजार के लोग अर्तुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर वो घोड़ों से उतरकर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अंदर धुंधार दूसरे कागज पर भी मोहर लगा देता है और इस तरह कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है। सादुद्दीन कहता है, मुबारक हो बहादुर साहब, ये मायदा इस बाजार के लिए खुशहाली लेकर आए। बहादुर कहता है, साहब को मुबारक हो अमीरी हजरत। इतने में अर्तुल वहां पहुंच जाता है। इस तरह वहां मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, अल्लाह का हजारों शुक्र है अर्तुल कि आप यहाँ मौजूद हो। ये कैसे हुआ? अर्तुल कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी जिंदा रहने का वक्त बाकी है ताकि मेरे दुश्मनों की जिंदगियां छोटी हो सकें। सादुद्दीन कहता है, हम सब ये समझे थे कि आप मर गए हो, हमने तुम्हें दफन कर दिया था। अर्तुल कहता है, जिस लाश को तुमने दफन किया था वो मेरी नहीं बल्कि जाल बिछाने वाले आदमियों में से किसी एक की थी। यह सुनकर सादुद्दीन आरिश की तरफ देखता है और फिर कहता है, बहुत अच्छे, इस सारे वक्त में आप कहाँ थे अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, ताजरों के एक गुलाम ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया और अब यहाँ हूँ। सादुद्दीन कहता है, आला, खुश आमदीद, अभी अभी हमने एक अच्छा मायदा मुकम्मल कर लिया है। अर्तुल कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा भाई धुंधार यहाँ अली बाजार बेचने आया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि काई कबीले की बुरी किस्मत से कोई भी फायदा नहीं उठा सकता, इसलिए मेरी नज़र में इस मायदे की जरा बराबर भी हैसियत नहीं है। सादुद्दीन कहता है, यह क्या कह रहे हो अर्तुल साहब? धुंधार साहब ने मायदे पर काई कबीले की मोहर लगाई है और गवाहों की मौजूदगी में सोना कबूल किया है। फिर बहादुर कहता है, जब तक मेरे हाथ में काई कबीले की मोहर के साथ ये मायदा मौजूद है तुम्हारे अल्फाज की भी कोई हैसियत नहीं है अर्तुल साहब। इस तरह अर्तुल उस मायदे के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। ये देखकर बहादुर का बेटा अर्तुल पर हमला कर देता है। इस तरह अर्तुल बहादुर की गर्दन पर तलवार रख देता है और बहादुर के बाकी सब आदमियों को अर्तुल के सिपाही काबू कर लेते हैं। फिर अर्तुल कहता है, इतनी जल्दी क्यों है बहादुर साहब? मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारा बेटा मेरे जिस्म को चीरने के इंतजार में थे। फिर सादुद्दीन कहता है, बहादुर साहब अपनी तलवार को न्याम में डालो। फिर अर्तुल बहादुर को कहता है, इन जमीनों का हाकिम आला मैं हूँ, अली बाजार मेरी मलकियत है और मैं इसे नहीं बेच रहा। या तो तुम मेरे हाथों को अपने खून से गंदा करोगे या तुम मेरी अतात करोगे। बहादुर कहता है, जवदार वालों का सरदार बहादुर किसी की अतात नहीं करता। अर्तुल कहता है, तो फिर हमें तुम्हारे लिए तुम्हारे भतीजे उराल के साथ जगह का इंतजाम करना होगा, जिसने माजी में मेरी अतात करने से इनकार कर दिया था। फिर बहादुर सादुद्दीन को कहता है, आप इसे कैसे मायदा फाड़ने दे सकते हैं अमीरी हजरत? सादुद्दीन कहता है, तुम रियासत के हाकिम आला के खिलाफ कैसे बगावत कर सकते हो? अर्तुल साहब इस इलाके के हाकिम आला हैं। यह सुनकर बहादुर अपनी तलवार न्याम में डाल लेता है। फिर सादुद्दीन सांजार को कहता है, अपने सिपाहियों को लो और फौरन यहाँ से चले जाओ, हम ये मसला अर्तुल साहब के साथ सुकून और इत्मीनान से हल करेंगे। फिर अर्तुल भी तुर्गत को अपने सिपाहियों के साथ बाहर जाने को कहता है तो वो सब बाहर निकल जाते हैं। सांजार भी अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर आकर सांजार कहता है, इधर देखो तुर्गत, ये मत समझना कि तुम्हारा सरदार वापस आ गया है तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। तुम्हारे हर काम का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। आपसे कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोच लेना। ये सुनकर बामसी बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन तुर्गत उसे रोक लेता है। फिर तुर्गत सांजार को कहता है, तुम ये मत सोचना कि गिदड़ों को आज़ादी से घूमने दिया जाएगा। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे, जैसा हमने अर्तुल साहब की गैर मौजूदगी में भी नहीं होने दिया। सांजार कहता है, तुम्हारा सरदार और तुम्हारे कबीले को अभी भी ये कीमत चुकानी पड़ेगी तुर्गत, और कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वक्त आने पर तुम लोग अपने खून से ये कीमत चुकाओगे। तुर्गत कहता है, तुम्हारे दांत इतने मजबूत नहीं कि हमें चबा सको। गलत जगह पर अपनी तलवार मत उठाओ।
اس کے انجام میں تمہارا اپنا ہی گلا کاٹ سکتا ہے۔ سانجار کہتا ہے ہم دیکھیں گے ترگت، ہم دیکھیں گے۔ پھر سانجار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اندر آرس کہتا ہے ارطغرل صاحب، ڈاکوؤں نے آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور تاجروں پر حملے کیے۔ بازار کے معاملات خراب ہو گئے تھے، اس سے آپ کے اور ہمارے لوگ دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ سعد الدین کہتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کائی قبیلہ آپ کی غیر موجودگی سے کمزور ہو گیا تھا اور ڈاکوؤں سے نہیں لڑ سکتا تھا، اس لیے ان کو یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ ارطغرل کہتا ہے اگر معاملات خراب ہو گئے ہیں تو حاکم اعلیٰ کے طور پر یہ میری ذمہ داری ہے کہ ان کو ٹھیک کروں۔ اور گورنر آرس، میں تجارت کے حوالے سے تم سے بات چیت کروں گا، میں کارا جیسر کے لیے آ کر تم سے بات کروں گا، ابھی تم جا سکتے ہو۔ یہ سن کر آرس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل بہادر کو کہتا ہے کل میں ترک سرداروں کا جرگہ بلا رہا ہوں، اس میں تمہارے بیٹے سے پوچھوں گا کہ اس نے حاکم اعلیٰ پر اپنی تلوار کیوں اٹھائی، اور تمہارے قبیلے کے بارے میں بھی کل فیصلہ کروں گا۔ بہادر کہتا ہے میرے قبیلے کا فیصلہ صرف میں کر سکتا ہوں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر میری تلوار کے رحم و کرم پر فیصلہ کرو گے بہادر صاحب، اب تم جا سکتے ہو۔ پھر بہادر اپنا سونے والا صندوق لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل سعد الدین کو کہتا ہے اس علاقے کا نظام کیسے خراب ہو گیا امیر سعد الدین، آپ نے احتیاطی تدابیر کیوں نہیں لی؟ سعد الدین کہتا ہے کہ آپ اس سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے آپ ان لوگوں سے حساب لینے میں ناکام ہو گئے جنہوں نے جال بچھا کر میرے سپاہیوں کو شہید کر دیا، اور آپ ڈاکوؤں کو بھی قابو نہیں کر سکے۔ سعد الدین کہتا ہے میں نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے اپنی پوری کوشش کی، آپ کا بھائی دھندار اس بات کا گواہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے سلطان نے میری غیر موجودگی میں یہ علاقہ آپ کو سونپا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دھندار کو حنلی بازار بیچ کر ان زمینوں سے ہجرت کرنے پر آمادہ کر دیا۔ پھر سعد الدین کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ زندہ ہو، لیکن میری خوشی کو خراب مت کرو ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے کل کے جرگے میں آپ آخری دفعہ میرے مہمان بنو گے، میں واپس آ گیا ہوں، اب آپ کی ذمہ داری یہاں ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ میرے علاقے میں مت داخل ہونا۔ سعد الدین مسکرانے لگتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دھندار کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ ارطغرل کہتا ہے تم نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے سب کچھ اپنی مرضی سے ہونے دیا دھندار، تم کیسے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہو؟ اب مجھے بھائی مت کہنا، تم سے اور جن لوگوں نے تمہارا ساتھ دیا ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ باہر آ کر وہ ترگت کو کہتا ہے تم فوراً جاودار قبیلے میں اسلان خاتون کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ جب بہادر کا قبیلہ ہجرت کر کے جاودار قبیلے میں آ جائے گا اس کے بعد نئے سردار کے جرگے کا انتخاب ہوگا، اور کل میں ترک سرداروں کا جرگہ بلا رہا ہوں، اسلان خاتون کو اس میں آنے کی دعوت دینا۔ دوسری طرف ارسس بیس بدل کر کارا جیسر قلعے میں پہنچ چکا تھا اور ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اتنے میں اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے جو ایک دن پہلے لوکس کے ساتھ تھا اور لڑائی کے دوران زخمی ہو گیا تھا۔ ارسس اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ وہ آدمی گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر آرس کو کہتا ہے میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آرس پہلے اسے ڈانٹتا ہے اور پھر اندر چلنے کو کہتا ہے۔ پھر ارسس واپس مڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہنلی بازار میں ارطغرل تاجروں کو اکٹھا کر کے ان سے خطاب کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے میں نے ڈاکوؤں کے بارے میں سنا ہے، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، آپ بالکل پریشان مت ہونا، ایک حاکم اعلیٰ کے طور پر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ڈاکوؤں والا مسئلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، میں اور ہمارا سلطان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر سب تاجر خوش ہو جاتے ہیں اور ارطغرل صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ کارا جیسر میں آرس شدید غصے میں تھا اور اس واپس آنے والے آدمی سے پوچھتا ہے ارطغرل اکیلا کیسے تم لوگوں سے اور اس غلاموں کے تاجر سے بچنے میں کامیاب ہو گیا؟ وہ آدمی کہتا ہے وہ بچا نہیں جناب، بلکہ اسے بچایا گیا ہے۔ آرس پوچھتا ہے کس نے بچایا اسے؟ آدمی کہتا ہے یہ میں نہیں جانتا جناب، لیکن وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ ماہر جنگجو تھے اور تیار ہو کر آئے تھے۔ آرس کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ آدمی کہتا ہے ارطغرل کچھ ایسے لوگوں کی حفاظت میں ہے جو ہمارے لیے نامعلوم ہے جناب۔ آرس کہتا ہے میں ہنلی بازار ارطغرل کے پاس نہیں رہنے دوں گا، نکایا سے ایک تاجر آ رہا ہے جس کا نام نیکو ہے، وہ کچھ دنوں میں یہاں پہنچ جائے گا، بازار کے معاملات چلانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے، وہ صحیح سلامت یہاں پہنچنا چاہیے، تم اپنے آدمی لے کر جاؤ اور اسے اپنی حفاظت میں یہاں لاؤ۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس قبیلے پہنچ چکا تھا۔ قبیلے کے لوگ پرجوشی سے ان صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور ارطغرل کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کائی قبیلے کے بہادر لوگوں، ہنلی بازار ابھی بھی ہماری ملکیت میں ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل جرگے کے آدمیوں کو کہتا ہے آپ کس طرح کے آدمی ہو جنہوں نے مشکل وقت میں ہار مان لی؟ ایک آدمی کہتا ہے ہمیں معاف کر دیں سردار، ہم سمجھے کہ آپ مر چکے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا مقصد زندہ ہے، یہ مقصد اللہ کا مقصد ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے
کہ دھندار اور دوسرے آدمی جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے اب سے وہ جرگے کے آدمی نہیں ہیں۔ یہ ان سب کے لیے عبرت ہوگی جو اپنے مقصد کے ساتھ وفادار نہیں رہتے، اور جو لوگ اس مقصد کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ ابھی اسی وقت ہمارے قبیلے سے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ بلند آواز میں کہنے لگتے ہیں، آپ کا راستہ ہمارا راستہ ہے ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل دھندار کو کہتا ہے، میں اپنے خیمے میں تمہارا انتظار کروں گا دھندار، آ کر مجھ سے ملو۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔